Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this. मेरा नाम है ऋषभ and I am economics optional faculty here. So हमारे डिस्कशन में थोड़ा जो लैग आया है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स GS पेपर 3 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 2-3 टर्म सीखेंगे और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हो सकता है अबाउट व्हाट द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस वो देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन एंड द ट्रम्प थ्रेट। ट्रम्प थ्रेट क्या है? ये ऑब्वियसली डी डॉलराइजेशन की वजह से होगा, तो वो थ्रेट क्या है, उस थ्रेट की वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है एंड हाउ वी कैन ओवरकम दैट इम्पैक्ट। ठीक है, कैसे हम उससे पार पा सकते हैं। इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो 2-3 टर्म आपको सीखने को भी मिल जाएगा और आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मींस जीएस पेपर 3 और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए तो है ही। ठीक, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अगर आपको इस सेशन का एनोटेटेड PDF चाहिए जो हम लोग आज पढ़ाई करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट द PDFs हियर। ठीक है, अगर आपको नेम सर्च करना है तो आप नेम सर्च भी कर सकते हैं। यू विल फाइंड दिस टेलीग्राम चैनल। आप यहाँ पे PDFs फाइंड कर सकते हैं। आई शेयर सम एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स फॉर योर एग्जाम दैट इज फोकस्ड, जनरली फोकस्ड फॉर GS पेपर 3 एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है अपने वैल्यू ऐड करने के लिए, वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो मैं ऐड करता हूँ वो भी आपको यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। साथ में ये PDF तो मिल ही जाएगी। दूसरी चीज़ दैट दिस टेलीग्राम चैनल इज़ ओपन फॉर डिस्कशंस, so you can discuss anything regarding any issues that you have with economics or current affairs related to economics, so we can discuss there so that all your doubts can be cleared. तो अगर आपको डाउट क्लियर करना है, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए या फिर आपको परेशानी हो रही है सोचने में कि ऑप्शनल क्या लें या इकोनॉमिक्स में एज अ होल कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑन दिस चैनल। इसके अलावा यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई email ID, you can write to me here। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं मेरे से, rishabh.singh@studyiq.com। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। जस्ट फॉर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में, कभी कभी समझ नहीं आता, पेपर से लिंक नहीं कर पाते स्टैटिक को, सो वी कैन डिस्कस इट हियर। एंड दिस इज द इंस्टाग्राम चैनल, so you can join me here। ओके, यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ कम भी करोगे तो चलेगा, बट अगर आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, मेरे से बात करनी है, तो यू कैन रीच आउट टू मी हियर। बस जस्ट डोंट यूज इंस्टाग्राम अ लॉट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा पहला टॉपिक जो आज का है वो है डॉलराइजेशन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज डॉलराइजेशन। तो क्या है ये डॉलराइजेशन? तो सबसे पहले एक रफ आइडिया समझने की कोशिश करते हैं कि चलता क्या है दुनिया में। तो इंडिया है, जैसे RBI का नाम सुना है आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में जो चीज़ करेंसी सबसे ज़्यादा है वो है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में भी जो करेंसी सबसे ज़्यादा है, होल्ड करता है RBI, वो है डॉलर। यानी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। ठीक है, अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन डॉलर बिकॉज डॉलर इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बड़े ही आराम से आप अगर कुवैत से तेल खरीद रहे हैं या सऊदी अरेबिया से तेल खरीद रहे हैं या किसी भी गल्फ कंट्री, OPEC+ कंट्री से ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि वी आर नेट ऑयल इंपोर्टर, तो आप पे कैसे करेंगे? जरा सोच के देखिए कि रुपए में पे करेंगे कि कैसे पे करेंगे, आप सोच के देखिए। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रुपया अभी एक्सेप्टेड नहीं है, इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है कि आप तेल खरीदें, रुपए में पे कर दें और सऊदी अरबिया आपको तेल दे दे। ऐसा तो होगा नहीं। इसी तरह ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, दुनिया के किसी भी इंपोर्ट का एग्जांपल लीजिए, वो भारत करता है जनरली, जहाँ पे US के सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, रशिया, ईरान, ये सब, वेनेजुएला, ये सब जगहों को छोड़ के, तो इंडिया
या कोई भी देश होता है वो डॉलर्स में ही आप ट्रेड देख रहे होते हैं। वाई? बिकॉज डॉलर इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये आज से नहीं है, 1944 से अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है डॉलर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड्स, डॉलर ही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, तो थोड़ा इसके डिटेल में समझने की, ये तो एक एग्जांपल था कि आप अपने इंपोर्ट बिल कैसे भर रहे हैं, डॉलर से। दुनिया की कई सारी करेंसीज हैं जो अपने आप को पेग करती है किससे, डॉलर से। दुनिया के कई सारे देश हैं क्योंकि उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा वीक हो गई हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से कि उन्होंने डॉलर को ही एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये है पावर डॉलर की, और ये पावर आई कैसे, वो हम ओरिजिन स्टोरीज में जानेंगे। ठीक है, ठीक। तो अगर एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मींस डॉलर इज स्ट्रॉन्ग, a very very strong currency. Dollar is a very very strong currency, and in most of the countries it is partially or fully acceptable and convertible. ठीक है, आप अगर किसी को डॉलर देंगे तो वो मना नहीं करेगा लेने से। ठीक है, आप नेपाल का रुपया देंगे जाके मध्य प्रदेश में किसी को जो कि बॉर्डर से दूर है। जनरली बॉर्डर स्टेट्स जो होते हैं वहाँ तो करेंसी चलो ले लिया, कभी बॉर्डर पार किया वहाँ वापस कर दिया, बट अगर बॉर्डर से दूर चले गए नेपाल के तो कौन लेगा, नेपाल की करेंसी क्या करेगा लेके। बट अगर आप डॉलर देंगे तो कभी कोई मना नहीं करेगा। हाँ, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि हमारे पास रुपया है अपना। ठीक है, बट डॉलर कभी कोई मना नहीं करता। दैट इज वाई डॉलर इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज पार्शियली और फुल्ली एक्सेप्टेबल एंड कन्वर्टेबल। आई हैव टोल्ड यू कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को पैक कर चुकी हैं डॉलर से, या कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन है तो डॉलर को ही अपनी करेंसी बना लिया है, फुल्ली एक्सेप्टेबल है ना। और ये स्ट्रॉन्ग कैसे है डॉलर, क्यों है डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग? बिकॉज डेली ट्रेड में, जो डेली इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उसमें डेली 6.6 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ करेंसी एक्सचेंज होती है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की जीडीपी से दुगना पर डे डॉलर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी से दुगना पर डे डॉलर एक्सचेंज हो रहा है इन द इंटरनेशनल ट्रेड। दैट इज वेयर डॉलर डिराइव्स इट्स पावर, रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, कहीं भी ट्रेड होगा आप डॉलर में एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे को। रुपया मान्य नहीं होगा, युआन मान्य नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डॉलर हर जगह मान्य आपको मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ डॉलर, दिस इज डॉलराइजेशन, द डिपेंडेंसी ऑन डॉलर बिकॉज इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ डॉलराइजेशन। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट ये है फॉरेक्स रिजर्व्स। अब जैसे आरबीआई है, इट रिजर्व्स, अब फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको बोलते हैं, तकरीबन 655 बिलियन डॉलर के आसपास टिल आज के समय में 650 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। उसमें कुछ हमारे रिजर्व करेंसी हैं, कुछ एसडीआरस हैं, कुछ गोल्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, डॉलर। यानी द कंट्रीज, जैसे कंट्री ए holds most of its reserves, most of its forex reserve in डॉलर। ठीक है, और ये डॉलर क्यों रखा है? बिकॉज डॉलर इज पावरफुल, इट हेल्प्स यू टू कवर योर इंपोर्ट बिल। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काम क्या है? उसका काम है आपके इंपोर्ट्स को कवर करना, आपके इंपोर्ट्स को कवर देना। तो अगर आपके इंपोर्ट्स को कवर देना है तो सबसे ज़्यादा मान्य करेंसी कौन सी है इंटरनेशनल ट्रेड में? डॉलर। सो द मोर डॉलर यू होल्ड द बेटर यू विल हैव द इंपोर्ट कवरेज। एंड अगर कोई शॉक आ गया, मान लो कोई इकोनॉमिक शॉक आ गया, कोई इकोनॉमिक शॉक आ गया, एंड इफ यू हैव पर्याप्त अमाउंट ऑफ और इनफ अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन योर फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि 91 में क्या हुआ, 91 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी नहीं थी हमारे पास। आज इतनी है कि कम से कम 11 महीने तक का तो इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट बिल हम आराम से भर सकते हैं, या उससे ज़्यादा ही कभी कभी। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक शॉक आ गया, आपको किसी वजह से सप्लाई साइड शॉक हो गया, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है ज़्यादा, जैसे इंडिया में मान लो कि तेल
तेल का मतलब खाने वाला जो तेल होता है, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, लोग ज़्यादा पराठे खा रहे हैं, तो अब आपको इंपोर्ट करना होगा, इतना सोयाबीन मान लो नहीं बन रहा है, तो आपने इंपोर्ट अगर बढ़ाया सोयाबीन का, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए ना, टू गिव दैट मनी इन एक्सचेंज फॉर दैट सोयाबीन। तो आप कहीं से भी इंपोर्ट करेंगे तो देंगे कौन सा? डॉलर। तो जितना डॉलर आपके पास है उतना मजबूत है आपका देश मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। द पावर ऑफ डॉलर। मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा क्या है? डॉलर्स। 4th नंबर पे है इंडिया, सबसे ऊपर है चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, और 4th पे है इंडिया। दुनिया भर के जितने सेंट्रल बैंक है सबसे ज्यादा कौन सी करेंसी होल्ड करना चाहते हैं? डॉलर। पावर ऑफ डॉलर, द डॉलराइजेशन, मोर एंड मोर डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। और जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, उतना ज्यादा पावरफुल डॉलर होगा, या उतना ज्यादा अप्रिशिएटेड रहेगा डॉलर अगेंस्ट योर ओन करेंसी। जैसे आज $1 की कीमत लगभग 85 रुपए के आसपास होने वाली है। पावर, एक्सेप्टेंस ऑफ डॉलर इज देयर। इंडिया में भी अप्रिशिएटेड वैल्यू पे रहता है डॉलर। ठीक, अगर आरबीआई का हाथ ना हो तो आवर रूपी विल फ्री फॉल फर्दर। ठीक, नाउ मोस्ट वाइडली यूज ट्रेडिंग करेंसी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। डेली ट्रेड ऑफ $6.6 ट्रिलियन। तो जितने ट्रेड हो रहे हैं दुनिया भर में, उसमें $6.6 ट्रिलियन तक आप डॉलर में एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों के लिए। गुड्स और सर्विसेज जो ले रहे हैं उसके लिए आप डॉलर्स में पे कर रहे हैं या डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। पावर ऑफ डॉलर इन ट्रेडिंग, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ये तो ग्लोबल ट्रेड की बात है, डेली ग्लोबल ट्रेड। अब ये जो हेजी मनी है डॉलर की दुनिया भर में, चाहे दुनिया के कोई भी सेंट्रल बैंक हो, सबसे ज़्यादा क्या रखना चाह रहा है? डॉलर। दुनिया में कोई ट्रेड हो, सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी वाइडली एक्सेप्टेबल है? डॉलर। कौन सी ऐसी करेंसी है दुनिया भर के नेशंस अपनी करेंसी को पेग करना चाहते हैं, मतलब उसके साथ जोड़ के रखना चाहते हैं? डॉलर। इंडेक्सिंग करते हैं डॉलर के साथ। तो क्यों नहीं होगा पावरफुल डॉलर? और यही पावर है जो डॉलर की, वो यूएस को एक बड़ा ही यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो मनी प्रिंट कर सकता है अपने फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। कहीं भी चला दो करेंसी, उसकी वैल्यू कभी डिप्रिशिएट, डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, करती नहीं है। दिस इज द पावर that the US holds, US Fed Reserve. If they will, even if they will print more money or more money and more money and more money, still all the countries around the world except where US has put sanctions, वो हर जगह accepted है। सारे देश तैयार बैठे हैं उस करेंसी को लेने के लिए। The more they will hold dollar, the better their economy will be for the external shocks. ये है पावर डॉलर की, और ये मजबूत करता है अमेरिका को, अमेरिकन इकोनॉमी को, अमेरिकन पीपल को, अमेरिकन सोसाइटी को, अमेरिकन पॉलिटी को और अमेरिकन मिलिट्री को भी। ये है पावर डॉलराइजेशन की। और हाईएस्ट आईएमएफ रिजर्व। अब आईएमएफ जो है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वन ऑफ द ब्रिटेन वुड्स ट्विन, वो 8 रिजर्व करेंसी बनाया है। और रिजर्व करेंसी जनरली जो G7 कंट्रीज है वो प्लस चाइना। ठीक, तो 8 रिजर्व करेंसी कौन सी हुई? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, 4 ये हो गए। यूरो, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी, एंड 1 इज द स्विस फ्रैंक। ठीक, तो ये जो मोस्टली हमारी वेस्ट यूरोप की कंट्रीज, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड जापान, ये 8 कंट्रीज को, ये 8 करेंसीज को आईएमएफ ने रिजर्व बनाया है। और इस 8 रिजर्व करेंसी में भी मोर देन 60% रिजर्व इज हेल्ड बाय द यूएस डॉलर। 60% से ज्यादा आईएमएफ के रिजर्व में भी कौन सी करेंसी है? यूएस डॉलर। इवन आईएमएफ डिपेंड्स अपॉन यूएस फॉर ऑल इट्स वर्क। तो ये है द पावर ऑफ डॉलर, जिसको हम बोलते हैं डॉलराइजेशन, बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, एंड इट हेल्प्स द अमेरिकन एम्पायर। करेंटली अगर हम इस डेमोक्रेसी को एम्पायर बोले तो ये गलत नहीं होगा। दैट करंट अमेरिकन एम्पायर इज द ग्रेटेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। द कंट्रोल दैट दे हैव ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज, मतलब मैच टू नो अदर किंगडम इन एंटायर टाइमलाइन, जब से हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं
किंगडम्स की. Okay, so this dollarization and the power of dollar provides a lot of global influence on the Americans. इतना global influence है दुनिया भर में because of this dollarization. अच्छा, तो ये dollarization हमने पढ़ तो लिया कि होता क्या है, ये पावर कैसे दे रहा है, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री, सारी की सारी, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, सब कुछ पावर दे रहा है ये इकोनॉमी. अगर आपकी इकोनॉमी इतनी तगड़ी होगी तो दुनिया भर में लोग आपको देखेंगे एज अ मॉडल. दैट गिव्स यू पावर. द इकोनॉमिक पावर मेक्स यू सुपीरियर पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिटरीली. सॉफ्ट पावर हो, हार्ड पावर हो, सब्सिडीज देनी हो, ग्रांट एंड एड्स देने हो, किसी देश को अपने साथ एलाई बनाना हो, कुछ भी करना हो, यू कैन डू दैट. ठीक है, तो ये पावर मिलती है डॉलराइज. अब इसका ओरिजिन कहाँ से है वो देखते हैं. द ओरिजिन ऑफ डॉलराइजेशन. द ओरिजिन ऑफ डॉलराइजेशन. तो याद हो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे दो बने थे, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ. ठीक है, तो जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, ठीक है, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, और उस समय याद हो कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने को था, लगभग 1945 में खत्म हुआ जापान के ऊपर बॉम्ब गिरने के बाद. बट 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हुई और जब हमारे बने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने, तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होगी. देयर वर 44 allied countries in this conference. और चर्चा सबसे ज्यादा क्या थी? The reconstruction of Europe. Why? Because the world war was fought in Europe. So instead of calling that European war, they called it World War. क्योंकि imperialism की वजह से दुनिया भर में यूरोप की कॉलोनीज हैं, ठीक है, या फिर जापानीज कॉलोनीज हैं. तो दुनिया भर में ये युद्ध इसीलिए लड़ा गया क्योंकि कॉलोनीज थी दुनिया भर में. ऐसा नहीं है कि हमें मन था कि जाके चलो लड़ लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से, ऐसा नहीं है. ठीक, तो यूरोपियन वॉर और द वर्ल्ड वॉर 2, तो इसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन करना था यूरोप का. बर्बादी तो हुई ही थी. और इसी के और प्रॉब्लम क्या थी कि अर्लियर यूरोप और द ब्रिटिश और द इंग्लिश, फ्रेंच और एनीवन, द यूरोपियन यूज्ड कॉलोनीज टू फंड देमसेल्व्स. ठीक, बट जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो प्रेशर किसके ऊपर आया? यूरोपियन नेशंस के ऊपर टू डीकॉलोनाइज. अब जब ये प्रेशर आ गया है तो कॉलोनीज के ऊपर तो डिपेंडेंट रह नहीं सकते, सस्ते रॉ मटेरियल, सस्ते लेबर या फिर एक्सप्लॉयटेशन करके कि हम पैसा धन उगाही कर लेंगे. तो अब डिपेंडेंसी आई कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए पैसा. तो अमेरिका सेड कि दूंगा पैसा, बहुत पैसे दूंगा, बस एक काम कर दो कि अपनी डॉलर को रिजर्व बना लो, अपना डॉलर को रिजर्व करेंसी बना लो. ठीक है, डॉलर को अपनी रिजर्व करेंसी बना लो. ये कह दिया. रिजर्व करेंसी मतलब कि यूरोप के जितने भी करेंसीज हैं उसको पैक कर दो किससे? डॉलर से. चाहे वो पाउंड हो या कोई भी हो, सबको किससे पैक कर दो? डॉलर से. यानी डॉलर का इंडेक्स रहेगा, डॉलर के रेफरेंस में आपकी मूवमेंट होगी आपके करेंसी की. यहां से पावर शुरू हुई. क्योंकि भाई अमेरिका में तो सीधे सीधे वॉर पहुंची नहीं थी. अगर पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं होता तो अमेरिका इस वॉर में आता ही नहीं. लेकिन अगर आ गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ नहीं है, और जो इंपेरियलिस्ट नेशंस रहे हैं यूरोप के, उनको कॉलोनीज अब छोड़ने का प्रेशर है, तो वहाँ से वो लूट खसोट कर नहीं सकते. तो आएंगे कहाँ? अमेरिकन डॉलर रिजर्व. इसको बनाओ रिजर्व. पेग योर करेंसी टू डॉलर. एंड डॉलर को पावर कैसे दिलाएंगे? वी विल पेग द डॉलर टू गोल्ड. वी विल पेग द डॉलर टू गोल्ड. अब सोचो, एक बार सोच के देखो, गोल्ड मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा आज भी जिस चीज के ऊपर भरोसा किया जाता है टू होल्ड एज अ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट थिंग इज गोल्ड. तो गोल्ड से डॉलर को हमने पेग कर दिया या इंडेक्स कर दिया, तो गोल्ड के वैल्यू मूवमेंट से डॉलर की वैल्यू मूवमेंट हो रही है. यानी डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी
ऑफ यूरोप एट दिस टाइम। और इसके बाद जब ब्रिटेन वुड्स IMF बना, 8 रिजर्व करेंसी बनी, तो फिर डॉलर का वहाँ हेजीमनी हुआ 60 to 65%, तो उस टाइम भी डॉलर का हेजीमनी हो गया, जो आज तक चला ही आ रहा है। तो ये है हमारी ओरिजिन, जब कैसे डॉलर रिजर्व करेंसी बना दुनिया भर की। कैसे बना? क्योंकि भाई बर्बादी हुई वर्ल्ड वॉर के बाद, तो रिकंस्ट्रक्शन करना है यूरोप का। डॉलर का, अमेरिका का डॉलर देंगे, पैसा देंगे, लोन देंगे, सब देंगे, लेकिन डॉलर को ही तुम मानोगे अपनी रिजर्व करेंसी, और अपनी करेंसीज को, मतलब डॉलर को बड़ा भाई मानो या पिताजी मान लो, और करेंसी को वहीं से पैक करोगे, तो तुम्हारे करेंसी के पास जो पावर या वैल्यू आएगी वो डॉलर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, और डॉलर कहां से पैक है? सबसे बड़े पापा गोल्ड के साथ। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। सो यहां से आई डॉलर के पास पावर, दैट इज व्हाट वी कॉल डॉलराइजेशन, एंड द rise of power of US as a super power begin from here। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। What is now de-dollarization? अब भाई डॉलराइजेशन अगर हमारी डिपेंडेंसी ऑन डॉलर है, द इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन डॉलर इज डॉलराइजेशन, तो अगर वही डिपेंडेंसी कम करने लगेंगे तो हमारी डी डॉलराइजेशन। सो रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन डॉलर इज कॉल्ड डी डॉलराइजेशन। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन डॉलर इज कॉल्ड डी डॉलराइजेशन। डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए बात क्यों है? जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि सब कुछ आप अपने इक्विटी में मत लगाओ, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट में रखो, कोई फंड म्यूचुअल फंड में रख लो, ठीक है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कर ले लो, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लो, या फिक्स डिपॉजिट कर लो, ताकि पैसे अलग अलग जगह आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ रियल एस्टेट ले लो, कि इन केस कहीं कुछ फॉल आता है तो बाकी सब जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो आप शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक, नहीं तो ऑल योर एग्स विल क्रैक इफ द बास्केट विल फॉल, दैट्स वाई पुट एग्स इन अदर बास्केट। तो वही रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए डॉलर पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो डॉलर तो पहली बात कि कभी डिप्रिशिएट करेगा नहीं बहुत तेज़ी में। ठीक है, तो इसकी वजह से करेंसी, पहली चीज़ तो आपके इकोनॉमी में आपकी डोमेस्टिक करेंसी में वोलेटिलिटी आ सकती है, वो डिप्रिशिएट कर सकता है, जैसे रुपया गिरा जा रहा है ना, तो उसकी वजह से आपके कंट्री में इन्फ्लेशन आ सकता है। और अगर आप बेहतर मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, गुड्स नहीं बना रहे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट में भी कोई खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जो कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में दिखता भी है। ट्रेड डेफिसिट हमारी ऑल टाइम हाई ही रहती है। ठीक है, गुड्स हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन दो आवर रुपीज़ इन अ फ्री फॉल, दैट इज कंट्रोल बाय RBI करेंटली। तो अभी RBI कंट्रोल किया हुआ है। सो कैसे, वो हमारा दूसरा टॉपिक है, वो देखेंगे। तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन डॉलर इज कॉल्ड द डी-डॉलराइजेशन। जैसे रशिया और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं, तो दे यूज युआन, और चाइनीज करेंसी युआन, जिसको हम रेनमिनबी भी बोलते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो लोग डॉलर यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी रशिया के ऊपर लगा हुआ है सैंक्शन, और चाइना अपना डिपेंडेंसी वैसे भी कम करना चाहता है डॉलर्स के साथ, बिकॉज चाइना इज अ ग्लोबल पावर नाउ। चाइना मैन्युफैक्चर्स अ लॉट, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया भर में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग करानी है, सस्ते में करानी है, क्वालिटी करानी है, कहाँ जाएगा आदमी? चाइना के पास, कोई भी कंट्री हो। तो जब चाइना कह रहा है कि हम बेच ही रहे हैं, मेरे साथ ही ट्रेड कर रहे हो, तो युआन में कर लो ट्रेड, क्या जा रहा है? तो यहाँ से डिपेंडेंसी कम हो रही है डॉलर की, डॉलर हेजिमोनी को चैलेंज किया जा रहा है। तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने का क्या मतलब है? कि डॉलर, वी विल नॉट पेग आवर करेंसी विथ यू, वी विल नॉट, ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएगा, बट हम धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम करेंगे। तो डॉलर के इंटरनेशनल मूवमेंट की वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी में उतना चेंज नहीं आएगा। वी आर नॉट पेगिंग इट, वी आर नॉट टू मच डिपेंडेंट अपॉन यू। और अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी को की वैल्यू होल्ड करेगा या फ्री फॉल में नहीं रहेगा, डिप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा, तो हमारा देश जो है, कोई भी कंट्री हो, हमारा मतलब कंट्री ये ले लो, ठीक है, उसकी करेंसी, उसके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम रहेंगे, करेंसी की वैल्यू होल्ड करेगी, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कम होगा। कई सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, जैसे रशिया चाइना ट्रेड। अब जैसे करंटली अभी एक बात आई ब्रिक्स करेंसी की, ब्रिक्स बीइंग
वही ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस 4 नेशंस मोर, ठीक है। तो ब्रिक्स करेंसी की बात हुई कि जो ब्रिक्स ट्रेड होगा, यानी ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में जो अगर ट्रेड होगा, ट्रेड बिटवीन ब्रिक्स करेंसी will be done by the trade between BRICS countries will be done in the form of BRICS करेंसी। अब ये BRICS करेंसी अगर आ गई और जो 10 देश लगे हुए हैं साथ में, अगर वो लोग इसमें ट्रेड करने लगे, 10 कंट्री सोचो, उसमें कौन कौन है? इंडिया, चाइना, द 2 लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रशिया जिस पे सैंक्शन लगा हुआ है। तो अगर ऐसी कंट्रीज आपस में ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगी, तो सोचो जो इतना बड़े लेवल पे ट्रेड होगा इस 10 कंट्रीज के बीच में, उसमें से डॉलर की यूज ही खत्म हो जाएगा। द डिपेंडेंसी ऑन डॉलर विल रिड्यूस सो मच, सो दैट इज वाई ट्रम्प हैज गिवन अ थ्रेट ड्यू टू दिस करेंसी। तो इंडिया ने भी कहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा तुरंत थोड़ी लेते आएंगे कुछ, ऐसा आप मालिक ऐसा बोलिएगा तो नहीं करेंगे ना हम लोग ऐसा, ठीक। तो ट्रेड बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज विल बी डन इन ब्रिक्स करेंसी। ऐसी एक बात हुई कि हम इस ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे, आपस में ट्रेड अगर करेंगे तो हम लोग डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ वी विल डिमांड फॉर मोर डॉलर्स, जितना ज़्यादा डॉलर का डिमांड होगा उतना हमारी अपनी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, जितना हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, वैल्यू कम होगी, करेंसी की वैल्यू, रुपया की वैल्यू कम होगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना रहेगी, ठीक है। बट ये कितना सक्सेसफुल होता है वो देखना है। तो ब्रिक्स करेंसी अगर आ गई, या कोई भी ऐसी करेंसी जो कुछ देश आपस में मिलके कहेगी हम, जैसे सार्क करेंसी मान लो हो गई, तो सार्क नेशंस जितने हैं वो इसी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो डॉलर की हमारी डिमांड या डॉलर का यूज हमारे लिए कम हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी फॉर ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर, ठीक। अब यूएस सैंक्शन लगते हैं जहां पे, जैसे ईरान, रशिया, क्योंकि हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं इनको। तो हमें ईरान से चाहिए ऑयल, रशिया से भी चाहिए ऑयल प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो हम काफ़ी कुछ रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जैसे S-400 हम लोग, S-400 ट्रायम्फ, दैट मिलिट्री इक्विपमेंट हम लोग जो ले रहे थे रशिया से, वो डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे कैसे दें, हाउ वी विल पे, बिकॉज वी कांट पे इन डॉलर्स, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं यूएस के ईरान और रशिया के ऊपर। यू कांट यूज डॉलर टू ट्रेड विथ कंट्रीज वेयर यूएस हैज पुट सैंक्शन अपॉन, नहीं तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा वो, ठीक। तो हमें कुछ तो करना होगा। अब जैसे ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने कहा कि चलो तुम ऑयल दे दो, हम वो देते हैं, राइस दे देते हैं तुमको, ठीक है, ये कर लेते हैं। रशिया के साथ हमने सोचा कि हम लोग एक ट्रेड करेंगे, रूबल ट्रेड, ये रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं रशिया से और एक्सपोर्ट कम करते हैं रशिया को डिमांड ही नहीं है इतनी, पहली बात तो पॉपुलेशन नहीं है और इंडिया में ऐसी चीज़ें बन नहीं रही जो रशिया को चाहिए होगी, तो हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, तो हम पे किस में करेंगे? रूबल में, ठीक है ना, या रुपये में, ठीक। बट दोनों में अगर, जैसे मान लो रुपये में हम पे किए, मान लो किए, तो जब हम रशिया को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो रशिया वो रुपया हमको वापस कर देगा। मान लो 100 करोड़ की कोई चीज़ खरीदे, 100 करोड़ रुपया हम रशिया को दे दिए, बट 100 करोड़ की चीज़ हम बेचेंगे तब तो वो पैसा हमारे पास वापस आएगा। उसी तरह रूबल के केस में कि अगर हम रशियन करेंसी या रशियन फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, मान लो हमारे फॉरेक्स सिस्टम में कुछ रूबल्स हैं, कुछ करोड़ रूबल हैं, तो 100 करोड़ का कुछ अगर खरीदे और उस 100 रूबल में हमने उस 100 करोड़ रूबल हमने रशिया को दे दिया, तो अगर हम रशिया को कुछ सामान बेचेंगे नहीं तो वो 100 करोड़ रूबल वापस कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एंड इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट दैट मच टू रशिया, तो ये रूबल ट्रेड हो नहीं पाया। चाहते थे, हमारा पहला मतलब जो फर्स्ट बेबी स्टेप होगा टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, वो यही था कि रूबल ट्रेड से शुरू करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, बट वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वी आर इन ट्रेड डेफिसिट, रशिया को हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, तो वहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं,
रुपए नहीं आ रहा है, रूबल नहीं आ रहा है, और सब हम इधर से सिर्फ पेमेंट में दिए जा रहे हैं। अब रशिया भी बहुत सारा रुपया लेके करेगा क्या? इंडियन रुपी सिर्फ इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है, तो इंडिया में ही रुपया चलता है, इंडिया के बाहर उतनी वैल्यू है नहीं रुपए की। ऐसा तो है नहीं डॉलर कितना आप कहीं जाओगे तो रुपया एक्सचेंज कर देगा, नहीं करेगा ना। जैसे डॉलर अगर आप लेके जाते हैं तो डॉलर की एक वैल्यू एक्सचेंज करके आपको मिल जाएगी, दुनिया के किसी भी देश में जाओ 192 कंट्रीज में, ऐसा रुपए के साथ तो होगा नहीं। तो रशिया भी बहुत सारा रुपीस अपने फॉरेन एक्सचेंज में लेके करेगा क्या? कुछ नहीं, रिजर्व करेंसी तो है नहीं, रुपीज इज नॉट अ रिजर्व करेंसी। 8 रिजर्व करेंसी हमने देखी। और उसी तरह अगर सिर्फ हम रूबल में पे करेंगे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें से रूबल खत्म हो जाएगा, और जब रशियन रूबल खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से बचे, किस करेंसी में खरीदारी करेंगे? सो दैट इज अ प्रॉब्लम विथ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। वाई? बिकॉज वी डोंट एक्सपोर्ट मच। किसी को हमारा सामान इतना हम बेच पा रहे हैं, या किसी को डिमांड है इंडियन एक्सपोर्ट्स की, और ना ही इंडियन रुपीस की इतनी डिमांड है कि नहीं? तो दैट इज वाई दिस रुपी रूबल ट्रेड डिड नॉट वर्क। और यूएस सैंक्शन अगर लगते हैं तो डी डॉलराइजेशन करना एक मजबूरी हो जाती है, बिकॉज यू कांट डू ट्रेड इन डॉलर्स। तो या तो फिर आप काइंड में काम करिए, बार्टर सिस्टम, कि हम आपसे ये चीज़ ले रहे हैं, जैसे मान लो हम आपसे तेल ले रहे हैं तो आपको चावल दे रहे हैं या लेदर प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो या तो आप बार्टर में काम करिए या ऐसे रुपी रूबल ट्रेड टाइप कुछ करिए। तो उसमें भी दिक्कत ये है कि अगर आप बैलेंस में नहीं है, डेफिसिट में चल रहे हैं, वो भी बड़े बड़े, तो फिर एक समय के बाद रशिया मना कर देगा कि हमको नहीं चाहिए भाई, क्या करेंगे हम इतना रुपया लेके, और इंडिया मना कर देगा कि अरे सारा रूबल खत्म हो गया, अब क्या कौन सा पेमेंट करें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डी डॉलराइजेशन का, दैट अगर यूएस सैंक्शन लग गया तो हम डॉलर में पे कर नहीं सकते, तो हमें डिपेंडेंसी कम करनी होगी, कोई ऐसी कॉमन करेंसी खोजनी होगी जिसमें हम काम कर सकें। अच्छा, यूएस, अब रशिया से हम एक और चीज़ कर सकते हैं, युआन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है, और चाइना की करेंसी हम लोग को अप्रिशिएट करानी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ वैसे हम ट्रेड करते नहीं। नाउ राइज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करेंसी कैन ऑल्सो कॉज डी डॉलराइजेशन, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइनीज रेनमिनबी। चाइनीज रेनमिनबी, क्योंकि चाइना इज द पावर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है वर्ल्ड का, तो जैसे मान लो ग्रीस है, छोटा सा देश है, और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स चाइना, तो वो प्रेशर भी डाल सकता है और कह सकता है कि चलो ठीक है, तुम अपना फॉरेन एक्सचेंज मत खराब करो, तुम रखो डॉलर, तुम युआन में ट्रेड करो। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेनमिनबी की भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। रेनमिनबी या चाइनीज युआन की भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बहुत धीरे धीरे बट बढ़ रही है, एंड मिस्टर ट्रम्प डज नॉट वांट इट, ठीक है। तो रेनमिनबी की भी अगर ट्रेड में पावर बढ़ेगी तो धीरे धीरे लोग युआन को भी एज अ रिजर्व करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अभी हुआ नहीं है, बट द चाइनीज आर ट्राइंग वेल हार्ड। तो एक जो राइज है हमारा नॉन ट्रेडिशनल करेंसी का, वो है सबसे बड़ा, उसमें जो नाम है वो है चाइनीज रेनमिनबी का, ठीक है। तो ये होता है डी डॉलराइजेशन या रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, एंड द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सम एग्जांपल्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो हम समझ गए क्या, डॉलराइजेशन समझ गए, हम डी डॉलराइजेशन समझ गए। अब हमें देखना है कि जो थ्रेट है मिस्टर ट्रम्प की तरफ से बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स करेंसी, वो क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले let me talk about something, that the first new batch for anyone targeting 2026 UPSC CSE, ठीक है, वो शुरू हो रहा है हमारा जनवरी 6 से। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के इच्छुक हैं और अब 2026 टारगेट कर रहे हैं, और आप एक हेड स्टार्ट चाहते हैं और आगे रहना चाहते हैं अपने पीयर ग्रुप से, ठीक है, तो ये हमारा पहला बैच है जो 2026 को लगभग 5-5.5 महीने में इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स सर्वे एंड बजट कवर करेगा, और आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल खत्म करा देगा बाय द मेंस ऑफ दिस ईयर, क्योंकि आपको तो अगले साल मेंस देना है। तो आप जितना जल्दी ऑप्शनल खत्म करेंगे उतना टाइम आपके पास होगा रिवाइज करने का, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, टेस्ट देने का, है ना। तो साथ साथ पढ़ते रहोगे, क्योंकि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है, क्या आपको जो ग्रुप चैनल मिलेगा आफ्टर यू ज्वाइन दिस कोर्स, तो वो तो परपेचुअल है, हमेशा चलता रहेगा। तो आई विल बी ऑलवेज बी देयर फॉर योर सपोर्ट। लेकिन अगर आपको हेड स्टार्ट चाहिए और आप 2026 टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है दैट यू विल बी फार फार अहेड फ्रॉम योर पीयर ग्रुप्स।
तो अगर आपने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है या आप एक अच्छा ऑप्शन चाहते हैं जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, लेस ऑफ रोट लर्निंग है इसमें एंड मोर ऑफ एप्लीकेशन है, यानी आप दिमाग यूज़ करते हैं इसमें और कॉन्सेप्चुअल है, तो इससे प्रैक्टिकल आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पहला बैच जो 2026 यूपीएससी सीएससी वालों के लिए है, क्योंकि बहुत टाइम है नहीं, 1 साल 5 महीने बचेंगे, जनवरी से जोड़ लोगे 1 साल 5 महीने, 5.5 महीने का हमारा ऑप्शनल होगा, तो आपके पास कम से कम पर्याप्त समय होना चाहिए प्री के पहले इसको रिवाइज करने का। तो जितना जल्दी आप ऑप्शनल खत्म करेंगे अपने जीएस पेपर्स एज वेल एज ऑप्शनल रिविजन में दे पाएंगे। तो कब से ये बैच शुरू हो रहा है? जनवरी 6 से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पहला न्यू ईयर बैच फॉर द 2026 पीपल, बिकॉज आई विल सजेस्ट द 2025 पीपल कि अभी 5.5 महीने अगर आप प्री के बाद तक ऑप्शनल ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, आपका 2025 अटेम्प्ट है और आप तैयार हैं कि हमारा ऑप्शनल जैसे मान लो कि मई जून 15 जून तक अगर ख़त्म हो रहा है, अगर आप उतना समय देने के लिए तैयार हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि 2026 वालों के लिए ये पहला बैच है और सुनहरा मौका है कि जितना जल्दी आप ऑप्शनल ख़त्म करेंगे आपका सिलेबस, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस उतनी बेहतर होते जाएगी और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, ये आपके लिए पहला बैच है, इस बैच को ज्वाइन करें और अगर आप यूज़ करेंगे ये कोर्स कोड HS Live, so you will get maximum discount. You will get maximum discount on any study IQ courses if you will use this code HS Live. अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स में अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, मोर डिस्काउंट, then you can directly contact me on Telegram. You can directly contact me on Telegram or Instagram or on my that email address so that we can directly connect. और अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए just write to me, we will see what we can do. Okay, अब कोर्स फीचर क्या है? कोर्स फीचर इज सिंपल, वी विल कीप आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सिंपल, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं करेंगे, तड़का नहीं डालना है हमें। वी हैव टू बी फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड एंड सिंसियर, वो सिंसियरिटी होनी चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे? डेली हैंड रिटन क्लास नोट्स, सब लोग एक पेन प्लस पेपर लेके बैठेंगे जैसे हम लोग ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये तरीका छूटता जा रहा है ना लोगों का कि बस पीपीटी देख ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब पढ़ लिए। नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। तो अगर आप सीरियस हैं अपने अटेम्प्ट को लेके, 2026 के अटेम्प्ट को लेके, तो पेन और A4 साइज पेपर ज़रूर रखें। A4 साइज इसलिए बोलते हैं कि एडिशंस होते जाते हैं आपके, जैसे कोर्स चल रहा है, कोई नई चीज़ आई तो उसमें ऐड कर लिया, तो आपको जोड़ते जा सकते हैं अपने आप पेपर्स, है ना? ठीक है, ओके। सो डेली हैंड रिटन क्लास नोट्स जो आप खुद लिखेंगे मेरे साथ, मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख रहे होंगे, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे। जहाँ भी डाउट आएगा तुरंत पूछेंगे, क्योंकि अगर खुद से हाथ चलाओगे ना तो समझ में भी आएगा, रिटेंशन भी होगी, डाउट्स भी आएंगे, डाउट क्लियर भी होंगे, ताकि एग्जाम तक डाउट ना बचे आपके पास। यू शुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर बाय द टाइम एग्जाम कम्स। अच्छा, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग थ्रू PYQs। तो इससे क्या होगा? जो ब्रॉडर थीम्स है हमारी ऑप्शनल की वो कवर हो जाएंगी, प्लस अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs के थ्रू वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट इज टेस्ट सीरीज। देयर विल बी टोटल 8 टेस्ट, 8 टेस्ट दिए जाएंगे आपको, 4 सेक्शनल और 4 आपके फुल लेंथ। और ये हम सोचेंगे कब? पोस्ट प्रीलिम्स, क्योंकि ये 2026 का बैच है, तो पोस्ट 2026 प्रीलिम्स। और इस टेस्ट सीरीज के थ्रू 3 गारंटीड रिविजन्स विल बी डन। 3 गारंटीड रिविजन्स विल बी डन। तो जो आप 1 साल पढ़ेंगे मेरे साथ, उसमें तो आप रिवाइज करते ही रहेंगे। तो पहला रिवीजन तो आप यहाँ करेंगे, रोज पहले बात हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे, रोज 1 घंटा आप रिवाइज करेंगे, फिर आप वीकेंड पे रिवाइज करेंगे, फिर जब हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे वीकेंड्स पे तब आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो कम से कम 3 बार रिवीजन आप
पढ़ाई कोर्स के साथ साथ करेंगे और तीर रिवीजन आपका तब होगा जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे. सो बाय द टाइम यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम विथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, you will be well versed with the course, all the answer writing, the knickknacks of answer writing. Okay, mains is the game of writing answer. अच्छा, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले क्यों? इसलिए ले क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें मैथ्स वैथ्स है नहीं ज़्यादा. और अगर आप मेंस से फाइनल लिस्ट में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, मेंस से फाइनल लिस्ट में अपना सिलेक्शन चाहते हैं और ये प्रोबेबिलिटी आप सबसे ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज योर ऑप्शनल. 13.2% इज द सक्सेस रेट. 13.2% is the success rate. That is the highest. This is the highest among all optionals available. The highest success rate from mains to final list is by economics optional 13.2, and it is consistently in 2 digit. कहीं और नहीं मिलेगा आपको double digit consistent growth. It is consistently in double digits. और आज से नहीं है, 5-6 साल से है ये. ठीक है, ओके. सो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज करते हैं यू और एनी अदर कोर्सेज ऑन स्टडी IQ, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं. और अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज कर सकते हैं तो यू कैन राइट टू मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और माई ईमेल ID. वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस. और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग विच ऑप्शनल टू टेक एंड विच नॉट टू टेक, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन दीज चैनल्स. वी कैन टॉक देयर. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को लेके. That what is the Trump threat that we are talking about? What is the Trump threat that we are talking about? ये है क्या ये Trump threat? तो जैसे ही ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू हुई रिसेंट ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के बाद या ब्रिक्स मीटिंग के बाद, Trump was not happy. Trump is the leader of the free world as America claims it to be. So Trump said that we will put 100% tariff on countries that will use BRICS currency. अब 100% टैरिफ तुम सोचो इंडिया जैसी या चाइना जैसी कंट्रीज के लिए जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट अपना खासकर हाईली वैल्यू एडेड मटेरियल एक्सपोर्ट्स यूएसओ कर रही हैं, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है. 100% tariff on countries using BRICS currency because he said the power of American dollars will not be diminished. नहीं करना है यूज. ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कही, since India puts a lot of import duties, India puts a lot of import duties, so we will also put, America will also put equal or more equal duties. ट्रम्प साहब का कहना है कि हम साइकिल बेचते हैं इंडिया को तो वो 100% 200% तक हमसे इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं. वी विल ऑल्सो डू दैट. दिस इज द थ्रेट. अब इंडिया जैसी कंट्री के लिए सोचो कि FDI जो आता है वो US से आता है. 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द US. US इज़ आवर $100 बिलियन ट्रेडिंग पार्टनर. तो ऐसे ट्रेडिंग पार्टनर के साथ अगर हमारे मनमुटाव हो गए तो हमारा जो एक्सपोर्ट वैसे भी, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं हम US को और हाई क्वालिटी गुड्स को भी प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो एक्सपोर्ट पे खतरा हुआ तो इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल होगा. तुम खुद सोचो, वो इकोनॉमी जो इस समय इस क्वार्टर में 5.4% से ग्रो करी है. सो वी डोंट नीड टू मेक मोर एनिमीज आउट ऑफ आवर इकोनॉमी. तो इसीलिए तुरंत क्लैरिफिकेशन आया फ्रॉम इंडिया दैट वी आर नॉट इवन लुकिंग फॉर द ब्रिक्स करेंसी एंड वी आर नॉट चैलेंजिंग द हेजिमनी ऑफ डॉलर. हम डॉलर की पावर को या उसके एकमत राज को कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं. तुरंत ये क्लैरिफिकेशन आया, वी आर नॉट यूजिंग ब्रिक्स करेंसी एंड वी आर नॉट चैलेंजिंग द हेजिमनी ऑफ US डॉलर एंड वी विल ट्राई कि हम अपनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ऑन केस टू केस बेसिस. जैसे टेस्ला का एग्जांपल ले लो कि पहले हम लोग 100% से नीचे ही नहीं आ रहे थे कि 100 अगर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आएगी टेस्ला की तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, भले EV हो. आज हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 15% तक हम ग्रेजुअली ले आएंगे इफ़ टेस्ला अग्रीज कि हम $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EVs. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. बट हाँ, क्लैरिफिकेशन तुरंत आई कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, वी आर नॉट चैलेंजिंग द डॉलर हेजिमोनी. ठीक है, तो दिस वॉज द
बिगेस्ट थ्रेट। और ये थ्रेट क्यों है इंडिया के लिए? वो इसलिए है दैट वी डू $100 बिलियन ट्रेड प्लस FDI, द थर्ड लार्जेस्ट FDI इन इंडिया कम्स थ्रू US। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है हमारी, इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है हमारी, तो और इसमें $100 बिलियन, ओ सॉरी मोर देन $100 बिलियन, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं टू US और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम US, ठीक है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं टू US इज अराउंड 72 करोड़ एंड द इंपोर्ट्स फ्रॉम US इज 48 करोड़, ठीक है। सो अराउंड $130 बिलियन, अराउंड $130 बिलियन वी आर डूइंग, मोर देन 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम कर रहे हैं US के साथ, है ना। ओह सॉरी, $120 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं हम US के साथ। और ऐसी कंट्री जहाँ से $120 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा हमारे पास FDI आ रहा है, थर्ड लार्जेस्ट FDI है, उसके साथ हम दुश्मनी तो नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। वैसे भी अभी परेशानी में है US हम लोगों के साथ कि रशिया के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। सो वी डोंट वांट टू लाइक मेक मिस्टर ट्रम्प एंग्री बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट, द रिपब्लिकन्स हैव ऑल द मेजॉरिटी दे वांट इन द सेनेट, तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी अपने फर्स्ट टर्म में GSP रिमूव कर दिया था ट्रम्प ने इंडिया का। GSP मतलब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड है, ट्रेड जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर ट्रेड है जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं। हाँ, ये रेसिप्रोकेट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन रेसिप्रोकेट की होता है कि हम आपको फेवर्ड नेशन दे रहे हैं तो आप भी मेरे को फेवर्ड नेशन देंगे। या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों पार्टीज करते हैं कि अगर हम इंडिया कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इंडिया को कोरियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा, कोरिया को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा विदाउट एनी टैरिफ्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बोथ कंट्रीज रेसिप्रोकेट। बट जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में ऐसे रेसिप्रोकेशन की जरूरत नहीं है। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज कि आप अगर मेरे पास प्रोडक्ट भेज रहे हैं या गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वी विल गिव यू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड वी विल नॉट अप्लाई टैरिफ्स ऑन योर इंपोर्ट्स। तो ये जो GSP है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, अमेरिका अमेरिका इंडिया को देता था कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स तो वी विल इंपोर्ट इट विदाउट अ लॉट ऑफ टैरिफ्स। बट जब फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा कि व्हाट डेवलपिंग, इंडिया एंड चाइना आर नॉट डेवलपिंग, दे आर डेवलप्ड, दे आर डूइंग वेल एंड गुड, दे आर $3 बिलियन इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन, China is second largest economy, 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, हाउ आर दे नॉट पुअर। सो उन्होंने GSP हटा दिया। प्लस बहुत सारे केस हो गए थे, क्योंकि केस इन द सेंस कि इंडिया बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा था तो ही वॉज नॉट हैप्पी, सो ही रिमूव दिस GSP। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंडिया को। हाँ, जितना तेज़ी से ट्रेड ग्रोथ होनी चाहिए थी इंडिया की एक्सपोर्ट की, खासकर US में, वो नहीं हो पाई है। लेकिन नीचे आई है ऐसा नहीं हुआ है। It has risen, but a gradual increase is there, not a very high increase due to the reduced or the removal of generalized system of preferences. तो हमें क्या टारगेट करना है अपने इंडिया US रिलेशन को लेके आफ्टर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज हियर, that we will try to restore this generalized system of preferences for India so that our exports can even further increase to the US and we will be a preferential allied partners with the US। पहली चीज़ तो ये। तो अगर ये करना है तो गुस्सा नहीं दिलाना है, ट्रम्प साहब को गुस्सा आएगा तो ये GSP में दोबारा ऐड नहीं करेंगे। दूसरा, what India can do is, because there is a Trump Modi personal friendship also and many a times we have seen Mr. Trump praising Mr. Modi, और इसके लिए 2 important event अगर याद हो, that was Howdy Modi in US and Namaste Trump in India. So these 2 events had shown that the Prime Minister and the President of the United States has a personal bonhomie.
तो इसका यूज़ करा जा सकता है सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद द यूएस, खासकर तब जब हमारे बहुत सारा डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर, बीट फाइटर जेट इंजन्स और आवर मिलिट्री डिपेंडेंस और आवर स्टेटस एज एलाई ऑफ यूरोप अमेरिका, ठीक है, with FDI trade and everything, and also we are talking about the GSP. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मिलिट्री एंड हमारा इकोनॉमिक पावर। तो जितना अच्छी रिलेशनशिप रहेगी यूएस के साथ, तो यूएस विल गिव अस सम फ्री हैंड सो दैट वी कैन ट्रेड मोर विद द कंट्रीज़ वेयर देयर आर सैंक्शंस, जैसे रशिया या ईरान या वेनेजुएला, ताकि हम कम से कम अपनी एनर्जी नीड्स को कवर कर सकें। सस्ता ऑयल लेंगे तभी तो, इस देश में वैसे भी इतनी महंगाई है, यूएस से अगर लड़ाई मोल ले लिए तो करेंसी तो डिप्रिशिएट करेगी ही, हमारा जो ट्रेड है सैंक्शन वैंक्शन लगा दिया तो वो भी ख़राब हो जाएगा, तो वो सब कर नहीं सकते। सो वी हैव टू यूज सम थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर द ट्रम्प मोदी पर्सनल फ्रेंडशिप एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स, गिविंग सम, वो गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप अगर थोड़ी थोड़ी रखेंगे तो हो सकता है कि वी कैन ऑल्सो रिस्टोर द जीएसपी और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, एंड इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द ट्रम्प थ्रेट इन इंडिया। तो ट्रम्प थ्रेट क्या है वो देखा, हाउ वी विल कंट्रोल द ट्रम्प थ्रेट, एंड इफ वी विल नॉट डू व्हाट आर द थ्रेट्स टू द इंडियन इकोनॉमी, हमने ये देखा। सो द ट्रम्प थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरऑल हमने समझा कि क्या है प्रॉब्लम्स, क्या हो सकती है इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स, और क्या है वे फॉरवर्ड। एंड द ट्रम्प डज नॉट वांट द डॉलर हेजेमोनी टू गेट ओवर, ठीक है, द माइटी डॉलर विल नॉट फॉल, ही हैज सेड दिस। तो यस, सो वी हैव ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड इन द सेम वे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड लेट्स सी हाउ द रिलेशनशिप गोज फॉरवर्ड, क्योंकि यूएस का इंडिया का एलाई होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीट इकोनॉमिकली, बीट मिलिट्रीली और बीट पॉलिटिकली, क्योंकि हमारे पूरे नेबरहुड रीजन में जो डिस्ट्रेस है चारों तरफ, बीट बांग्लादेश, पाकिस्तान, एनीवेयर, वो आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल स्टॉप द सेशन हियर। इफ़ यू, अगर आज के सेशन से आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट। अगर आपको क्वेरी है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेके या किसी और ऑप्शनल को लेके, कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ बातें करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। इसका PDF चाहिए तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, इट विल बी प्रोवाइडेड देयर। So thank you everyone for joining. I hope you liked it. We will meet again soon in the next one. तो हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।